नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। मैं मोहित चक्रवैश आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो सीटेट के लिए एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ध्यान रखिएगा, सीडीपी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जाम में बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। पूरा सिलेबस आधारित पेपर होता है। मैं डेली आपको इस चैनल में पेपर्स और थ्योरी सब कुछ जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, जिसको आप नोट्स के रूप में बना करके आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो आइए कंप्लीट वीडियो को आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा। सारे क्वेश्चंस अच्छे से हैं, बहुत अच्छे तरीके से तैयार किए गए हैं। सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें बताए हुए महत्वपूर्ण जो है तथ्यों को भी ध्यान रखिएगा। जो मैं आपको बताऊंगा उनको नोट्स कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक कर लीजिए। 100 लाइक्स का टारगेट है। लाइक्स मोटिवेशन के लिए है ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से डेली जो है वीडियो लेकर के आते रहेंगे। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि। तो विद्यालय आधारित जो है आकलन का मूल उद्देश्य क्या होता है, आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और सीटेट में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो देखिए, विद्यालय आधारित आकलन का जो मूल उद्देश्य था वो राष्ट्र में जो विद्यालय संस्थाएं थी कि शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, इसलिए ऐसा किया गया था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी बच्चों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, तो आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, विद्यालय आधारित जो आकलन जो प्रारंभ किया गया था उसका मूल उद्देश्य है बच्चे के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करना। संपूर्ण विकास का मतलब होता है शारीरिक विकास, जहां पे बच्चा एक्सरसाइज करता है, खेल कूद करता है, इस तरीके से बच्चे का बच्चे का मानसिक विकास, बच्चे का इमोशनल जो है जो होता है उसको विकास करना, बच्चे के अंदर नैतिकता की शिक्षा देना, बच्चे के अंदर सामाजिक जो है विकास करना। ये सारी चीजें आपको एक स्कूल में देखने को मिलेंगी बच्चे का, इसलिए कहा जाता है संपूर्ण विकास की बात हो रही है। इसके अलावा और भी क्या चीज सोच पा रहे हैं कि इसके अलावा और क्या हो सकता है जो विद्यालय आधारित आकलन के लिए होता है। तो विद्यालय आधारित आकलन का मूल उद्देश्य होता है बच्चे की जो है निरंतर प्रगति का जो है निगरानी रखना। इसका मूल उद्देश्य होता है भाई, विद्यालय में निरंतर डेली प्रगति होती है, उसको एक कार्य मिलता है, उसको करता है, फिर उसका मूल्यांकन होता है कि इसमें क्या कमियां हैं, उसको सुधारने का प्रयास करें, ठीक है। रटने वाली जो प्रवृत्ति होती है बच्चों के अंदर, उसकी प्रवृत्ति को बिल्कुल कम करना होता है। मूल उद्देश्य होता है उसकी रटने वाली प्रवृत्ति को कम करना होता है। सीखने की प्रक्रिया को और अधिक जो है सक्रिय बनाना होता है और क्रियात्मक बनाना होता है, रचनात्मक बनाना होता है। ये लाइंस आपको याद होनी चाहिए और अगर ये लाइंस आप सोच पा रहे हैं तो एक तरीके से ये आपको क्वेश्चन कहीं से भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सभी बातों को आप गौर से सुनिए और इन सभी बातों को आपको नोट्स के रूप में लिख लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिकीय रूप से ऐसा करने की प्रवृत्ति होती है? उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह आवश्यक जो है रूप से दर्शाता है। यह प्रश्न किस रूप को दर्शाता है? तो देखिए, यहाँ पे जो होता है भाषा अर्जन जो होता है एक व्यक्ति में, वो दो चीजों पे टिका होता है। ये प्रगति और पोषण पर बहस के जो है रूप को दर्शाता है, जहां पे प्रकृति का संबंध है आनुवांशिकता से और पोषण का संबंध है उसके वातावरण से, आसपास के वातावरण से जहां पे वो रहता है बच्चा, ठीक है। तो एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो इन्हीं दो क्रियाओं का परिणाम होता है, इन्हीं दो। तो यहाँ पे वंशानुक्रम और जो वातावरण होता है, इन दो परस्पर अंतः क्रिया से एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इसी प्रकार से भाषा भी होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समाजीकरण के द्वितीय कारक कौन से हैं? तो देखिए, समाजीकरण में दो कारक माने जाते हैं जहां पे बच्चे का समाज के रहते हुए, दायरे में रहते हुए उसका जो है लालन पालन होता है ना। तो समाजीकरण में द्वितीय कारक, प्राथमिक कारक क्या है? तो प्राथमिक कारक तो उसके माता पिता हो गए, उसका घर हो गया, माता पिता घर हो गए, नाना नानी, परिवार के जो सदस्य होते हैं मूल रूप से, उनको हम प्राथमिक कारक मानते हैं। द्वितीय कारक जो किताबें हैं, मीडिया है, स्कूल है, ये सभी द्वितीय कारक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संवेगों
कि तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था है। संवेग मतलब होता है इमोशंस, है ना, इमोशंस। अब इमोशंस क्या होता है, इमोशंस क्या होता है, तो इमोशंस कई प्रकार के होते हैं जो व्यक्ति के जो है भाव को दर्शाता है कि आप डर के भाव में हैं, कि प्रेम के भाव में हैं, ईर्ष्या के भाव में हैं, क्रोध के भाव में हैं, किस भाव में है, ये घृणा के भाव में है ना, विभत्स घिनापन वाले भाव में है, तो किस इमोशंस में है। तो ये जो भाव होते हैं ये आपको सबसे किशोरावस्था में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये अवस्था ऐसी होती है, क्योंकि यहाँ पे एक तो पहली बात तो 12 + 13 इस तरीके की एज होती है बच्चे में। दूसरी चीज होती है कि इस अवस्था में बच्चे में हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं वो आपको बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है। सेक्सुअल अर्जेस जो है होता है, इमोशन जो है इंटीमेसी एक दूसरे के प्रति होती है, इन सभी भावनाओं की, इन सभी चीज़ों की वजह से ये भी जो है चीज़ें हो पाती हैं, इमोशंस ज़्यादा हो पाते हैं, ठीक है। बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीचर पाठ को पुनर्पठित पाठ से जोड़ते हुए, एक टीचर क्या करती है कि पहले से पढ़ाए हुए पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। उस जो है उस पाठ का एक छोटा हिस्सा लिखाने की कोशिश करिए। सारांश मतलब उस पूरे कहानी का एक छोटा सा सार, ठीक है। तो एक टीचर जो है क्या कर रही है, तो देखिए यहाँ पे 5वें का आंसर पढ़िए, चारों ऑप्शन ध्यान रखिएगा। हालांकि मैं आपको आंसर्स जो है बता देता हूं कि आंसर ए बी सी में से कौन, डी में से कौन सा होगा, लेकिन आप लोग चारों ऑप्शंस पे गौर किया करिए। ऑप्शंस चारों देखने से क्या होता है कि कई बार तो आपकी चीजें जो है सीखने में और आपकी मदद करती हैं, है ना। बेशक आप आंसर जानते हैं लेकिन चारों ऑप्शंस पे नजर जरूर रखा करिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो टीचर कर रही है वो बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित कर रही है, मतलब बच्चे स्वयं से पाठ को समझें इसलिए ऐसा जो है कर रही है, या बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है, तो बच्चों को इसलिए ऐसा नहीं कर रही है। वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्वलित कर रही है। वो विद्यार्थियों को सार्थ्यानुकूलन स्मरण याद करने की प्रवृत्ति को जो है बढ़ा रही है, तो ये बात तो नहीं। कई लोगों को ए और सी में से लग रहा होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या होता है कि सारांश जो लिखना होगा वो बच्चे के अंदर जो है अपने पूर्व ज्ञान को दोबारा जोड़ने में मदद कर रही है। मुख्य विचार उसके क्या थे, महत्व बिंदु क्या थे, उसको पहचानना सिखा रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक टीचर जो है बच्चों की पाठ समझने की स्वयं जो शैली जो है उसको डेवलप करने का प्रयास कर रही है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। बहुत सारे बच्चे आंसर सी जो है लगा रहे होंगे, इसलिए यहाँ पे यह ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। परिपक्व विद्यार्थी मतलब मेच्योर विद्यार्थी, जो मेच्योर हो, सोचने समझने में, किसी कार्य को करने में, है ना, तर्क कर सहारा लेता हो, चीजों को बहुत संयम से करता हो, मेच्योर व्यक्ति की यही पहचान होती है। तो वो क्या है, तो इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। तो मेच्योर व्यक्ति क्या भावनाओं में नहीं होता, तो ये बिल्कुल भी गलत है। अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते। तो देखिए जो मेच्योर व्यक्ति होते हैं उसके दिमाग में या उसके शरीर में किसी भी प्रकार का लोचा होता है ना, लोचा कह सकते हैं, मतलब द्वंद्व, किसी तरीके द्वंद्व का क्या होता है, जैसे क्रोध और प्रेम का द्वंद्व हो जाना एकदम से, है ना, क्रोध का द्वंद्व हो जाना। तो ये जो परिपक्व विद्यार्थी होते हैं, जो मेच्योर होते हैं, वो जो है चीजों को कंट्रोल करना सीखते हैं। तो यहाँ पे जो संवेग होता है, जो परिपक्व बच्चे होते हैं परिपक्व मतलब मेच्योर होते हैं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं उनका संवेग जो है और संज्ञान, इन दोनों में कंट्रोल करना सीख जाते हैं। अगर आप प्रेम में, अगर आप क्रोध में हैं, तो ये जानते हैं कि अगर मैं अभी क्रोध दिखाऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरा जो है दोस्ती, मेरे रिश्ते खराब हो जाएंगे, इसलिए वहां पे ये जो है ध्यान रखता है इस चीज का। तो यहाँ पे आंसर आप समझ गए, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा। एक विद्यार्थी जो है उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है। तो एक जो बच्चा है जो बहुत अच्छा जो है एक्टर बनना चाहता है, है ना, जो नाटक में एक्टर्स होते हैं ना, उनको बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम जो है प्रेरक होगा, उपयुक्त, मतलब सबसे कम बेकार का जो है, ये चीज को अपनाने की जगह वो बाकी के 3 अपनाए, ये चीज कहना चाह रहा है। तो आंसर देख लेते हैं।
अपने रंगमंचीय आंसर, हालांकि यहाँ पे ए है, इसको छोड़ करके बाकी सभी आंसर सही हैं। मतलब बच्चे को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना चाहिए ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। पर वहां पे तो छात्रवृत्ति से इसका क्या लेना देना, क्योंकि यहाँ पे तो बच्चा जो है वो एक उच्च स्तरीय जो है सृजनशील क्रिएटिव रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, और उसका प्रतियोगिता जीतने से और छात्रवृत्ति पाने से उसका क्या मूल संबंध हो सकता है। तो हमारे अनुसार ये आंसर होगा ऑप्शन ए, सबसे कम उपयुक्त। बाकी सभी ऑप्शंस को भी पढ़ लीजिए। आंसर में ये तीनों ऑप्शन, कई बार होता है कि सबसे अधिक उपयुक्त क्या है, तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है, इसलिए पढ़ लिया करिए, ठीक है। इससे क्या होता है, आपके वोकैब डेवलप हो जाएगी, क्वेश्चंस को और समझने की और बेहतर क्षमता आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, ठीक है। ऐसी चीजों में जल्दबाजी मत करिए, थोड़ा वक्त दीजिए। एक पेपर जो भी आपको कराया जा रहा है, जैसे आज का आप पेपर जो सॉल्व कर रहे हैं, मैक्सिमम 15 मिनट से भी कम समय लगेगा आपको। अब 15 से 10 मिनट तो आप एटलीस्ट कम से कम दे सकते हैं सीडीपी या सीटेट को पढ़ते हुए, है ना। और एक दो पेपर आप अगर डेली लगा रहे हैं, थ्योरी के नोट्स लिख रहे हैं और नोट्स को रिवीजन कर रहे हैं, ये सारा काम जो है आपका 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। 2 घंटे, 1.5 घंटे मैक्सिमम कह रहा हूँ। बहुत ज़्यादा बिजी है अगर कोई, जैसे जॉब में हो सकते हैं, बहुत लोग जॉब में होते हैं, उसके बाद बहुत समय निकाल, मैं उनसे कह रहा हूँ 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा मन लगा के डट डट करके एक कोने में चुपचाप बैठ करके पढ़िए, ठीक है। सारे टॉपिक्स को अपनी जो है एक A4 साइज में निकाल करके अपने दीवार में चिपकाइए, अपने कॉपी में चिपकाइए, जहां तुम्हारा मन करे, और उसको आधार बनाते हुए कि ये टॉपिक कवर करना है, ये टॉपिक कवर करना है, ऐसे करके पढ़िए। आप यकीन मानिए आपका कॉन्फिडेंस सीटेट के संबंध में बहुत ऊपर चला जाएगा, मतलब आप पास हो जाएंगे 101%, इनफैक्ट बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। तो कक्षा में पढ़ाते हेतु जो है सहायक हो सकता है, तो देखिए 8वें का क्या है, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, मतलब टेस्ट की संख्या बढ़ा देना, तो ये जो है अधिगम को सहायक होगा, बच्चे में सिखाने के लिए सहायक होगा नहीं। अध्यापक द्वारा, टीचर के द्वारा बच्चों की जो है स्वायत्ता को बढ़ाना और सहायता देना, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, या फिर क्लास की जो है अवधि को थोड़ा सा बढ़ा देना। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आंसर बी जो है सही है, ठीक है। किसी एक पहेली के टुकड़े को जोड़ते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोल करके काम करती है। एक बच्ची है जो अपने जो है पहेली को सॉल्व करते हुए बोल बोल करके काम कर रही है। स्वयं को निर्देशित करने से संबोधित भाषा के इस प्रयोग में लेव वाइगोस्की किस रूप से संबोधित करते हैं। तो देखिए लेव वाइगोस्की ने ये स्पीच की जो बात कही थी, स्पीच जिसे कहते हैं, यहाँ पे बच्चा अपनी पहेली को जो है सॉल्व करने के लिए कुछ क्रियाएं अपना रही है, उसी को 3 तरीके की स्पीच को बताया था। एक यहाँ पे बताया था जिसे कहते हैं, इन्होंने सोशल स्पीच का नाम दिया, दूसरा इन्होंने दिया कि प्राइवेट स्पीच का नाम दिया, और तीसरा दिया इनर स्पीच। आंतरिक, प्राइवेट में मतलब निजी वाचन, जिसे आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे डी, और सोशल में मतलब होता है सामाजिक वाचन। अब इन तीनों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। जिनको इन तीनों का मतलब नहीं पता है वो बिल्कुल ध्यान रखिए कि इसको बिल्कुल आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। लेव वाइगोस्की 3 प्रकार की स्पीच, बच्चे क्या होते हैं जो अपनी समस्याओं को हल करने के लिए इन 3 तरीके की स्पीच का प्रयोग करते हैं। सोशल स्पीच में क्या होता है, बच्चा सोशली इंटरैक्ट करता है अपनी समस्या, जैसे मान लीजिए बच्चे से कोई चीज़ ढक्कन नहीं खुल रहा है उदाहरण के लिए, तो वो क्या करेगा, वो किसी के पास जाएगा, पापा, दादा, दादी, नाना, नानी, इनके पास जाएगा, कहेगा पापा ये खोल दो, पापा मुझे ये चाहिए, ये निकाल के दे दो। तो यहाँ पे सोशली होता है, बच्चा अपनी समस्याओं को किसी और से करा दो, सामाजिक रूप से बोलचाल करके आपस में काम निकालवाने की कोशिश करता है। यहाँ प्राइवेट स्पीच में क्या होता है, बच्चा जो है अपनी समस्याओं को हल करता है तो बोल बोल करके, जैसे हम लोग शीशे के सामने खड़े होकर के आपस में बात करते हैं ना, तो यहाँ पे बच्चा क्या है अपनी पहेली को स्वयं से सॉल्व कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो किसी और से सॉल्व करा रहा है, स्वयं से सॉल्व कर रहा है, लेकिन बोल बोल करके। यहाँ जो शब्द लिखा हुआ है ध्यान रखिएगा, बोल बोल करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास कर रहा है ना। तो यहाँ पे जो आंसर होगा यहाँ पे निजी बात होगा। और अगर बच्चा इन्हीं टुकड़ों को जोड़ते समय मन ही मन में बात कर रहा होता, बोल ना रहा होता, उसके शब्द बाहर ना निकल रहे होते,
तो उसे हम इनर स्पीच का नाम देते हैं। आंतरिक स्पीच, इनर स्पीच, इनर वाक, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश के टर्म याद रखा करिए, जैसे इसे आत्म केंद्रित वाचन भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं? अब देखिए, संज्ञानात्मक सिद्धांत के तहत यहाँ पे 4 चरणों की बात हो रही है। उन 4 चरणों में एक चरण ऐसा है जहां पे बच्चा वस्तुओं को उनके क्रम में लगाने लग जाता है ना। वस्तुओं को क्रम में लगा लेता है, वस्तुओं को अरेंजमेंट जिसका कहते हैं, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, है ना, उनके आकार, स्वरूप, रूप, रंग सब देख करके वो उनको सही से जो है रखने लग जाता है ना। उसके साथ साथ चीज़ों का वर्गीकरण भी करने लग जाता है, छोटा मतलब वर्ग, एक चीज़ को बहुत सारे सेक्शंस में तोड़ना, फिर जोड़ना, है ना, इस तरीके से। तो ये जो अवस्था होती है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने जीन पियाजे अभी तक आपको क्वेश्चन ये भी अगर गलत कर रहे हैं और आपको लगता है कि जीन पियाजे से, मैं आपको बता दूं कि पेपर 2 में और पेपर 1 में, पेपर 2 में 5 क्वेश्चन जीन पियाजे के हैं और पेपर 1 में करीब करीब 3 क्वेश्चन जीन पियाजे से। और ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि इस बार पेपर 1 में 5 क्वेश्चन आ जाए, पेपर 2 में 3 क्वेश्चन आ जाए। तो ध्यान रखिए कि जीन पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस मनोवैज्ञानिक को बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है। मैंने बाकायदा इसका बहुत ही बेहतरीन वीडियो बना कर रखा है, आप जा करके देख लीजिए। मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाइए, 4-5 वीडियो नीचे जाएंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा, जीन पियाजे, ठीक है। उसका बनाइए नोट्स और डेली रिवीजन के लिए 2-3 दिन पढ़िए, आपको अच्छे तरीके से उसको तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का जो है स्पीयरमैन परिभाषा के कारक जी हैं। तो स्पीयरमैन जिसने जो है कौन सा सिद्धांत दिया था, ये आपको पता होना चाहिए, द्विकारक सिद्धांत दिया था, ठीक है, द्विकारक। इन्होंने बुद्धि को एक कारक नहीं माना था, इन्होंने बुद्धि को 2 कारक माना था। तो जो कारक था उसे कहते हैं जी फैक्टर, और दूसरा कारक था एस फैक्टर, जिसे कहते हैं स्पेसिफिक फैक्टर। जी फैक्टर का मतलब होता है सामान्य और एस का होता है विशिष्ट फैक्टर। तो आंसर हो गया, यहाँ पे जी की बात हो रही है तो यहाँ सामान्य फैक्टर हो गया, ठीक है। यहाँ पे बात समझ गए। चलिए, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता कौन होते हैं? जो बहुत सीखने में लालायित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, वही तो होते हैं प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता। तो 12वें का यहाँ पे देखिए आंसर क्या है, वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं और सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। जो कि प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है, वे सदैव अन्यों को, दूसरों को जो है, दूसरों अन्यों का नेतृत्व करते हैं, दूसरों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। बुनियादी तौर पे इनकी जो मस्तिष्क शक्ति, उसके कारण ही इनका महत्व है, ऐसा नहीं है। आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते हैं तो वे, देखिए, अब जीन पियाजे ने 4 चरण दिए थे, जिसमें कहा था कि बच्चा जो है, जो जन्म से उसकी किशोरावस्था तक जो मेच्योर मैन बनने की जो क्रिया होती है वो इस तरीके से होती है, जिस 4 क्रियाएं, 4 चरण होते हैं, उसी के आधार पर बच्चा जो है अपने जो है डेवलपमेंट करता है, बुद्धि का विकास करता है। इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से उन्होंने बताया। तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन पूरा है, बच्चे जब संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते, जो भी नए क्रियाएं, नए एक्शंस होते हैं, नई कोई चीज़ सीखने को, उसको नहीं समझ पा रहे, तो वो किस तरीके का अनुभव महसूस करते? तो भाई सिंपल सी बात है कि वो असंतुलन महसूस करेंगे, हैं। उसके बाद और डॉट डॉट का सहारा लेते, जब असंतुलन महसूस करेंगे तो ऑब्वियसली बच्चा जो है हेल्प का सहारा लेगा, किसी मदद का सहारा लेगा। मान लीजिए कि नए चीज़ कोई उसके लिए खिलौना आया, ठीक है, पजल वाला खिलौना आया, अब बच्चा समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या है, तो बच्चा वहाँ पे चिढ़ेगा। तो जब चिढ़ेगा तो आपकी मदद मांगेगा कि भैया मेरी मदद करो, चाचा मेरी मदद करो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो वो किस चीज़ का सहारा लेंगे? आंतरिकरण तो यहाँ पे होना नहीं चाहिए, तो यहाँ अनुकूलन का सहारा लेंगे। आंसर हो गया ऑप्शन ए। कितना आसान चीज़ों को समझने का प्रयास किया करिए। अनुकूलन शब्द क्या होता है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। अनुकूलन के माध्यम से ही संतुलन लाया जाता है, ये बात याद रखना। अनुकूलन के माध्यम से ही संतुलन लाया जाता है, इस लाइन को नोट कर लीजिए।
और वो संतुलन लाने की जो क्रियाएं हैं वो दो हैं, जिसे कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण मैं कई बार कह चुका हूं कि इस शब्द को अच्छे तरीके से लिख लेना। दूसरा है जिसे कहते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन, अब इसको कहते हैं समायोजन। ठीक है, समायोजन। अब ये दो शब्द याद होना चाहिए अगर इसकी डेफिनेशन पता है। आत्मसातीकरण का मतलब होता है नए ज्ञान को पुराने ज्ञान में मिला देना, जोड़ना, मिलाना। ठीक है, मिला देना, यहां पे अगर शब्द आ जाए नए ज्ञान को पुराने ज्ञान में मिला देना, उसे कहते हैं एसिमिलेशन। और नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से संशोधित कर देना, उसे कहते हैं समायोजन। इन्हीं दो के माध्यम से वो चीजें हो रही हैं। ठीक है, बात यहां पे समझ गए? अगर अभी भी ये कंफ्यूजन है, इस क्वेश्चन के लिए बरकरार है, तो मैं आपसे कहूंगा कि पियाजे वाला वीडियो देखिए, वहां पे बहुत अच्छे तरीके से मैंने इन दोनों शब्दों को डिफाइन किया है, उदाहरण के साथ डिफाइन किया है ना। पूरा वीडियो आप देख लीजिए, आपका पूरा काम बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में एक बच्चा हमेशा अपने आप को सबसे अच्छा मानता है। अब देखिए, बच्चा हमेशा अपने आप को बहुत अच्छा मानता है, अपनी बातें ही सबसे ज्यादा पसंद करता है, दूसरे की बातों को कम महत्व देता है या बिल्कुल महत्व नहीं देता। तो ऐसे बच्चे में किस प्रकार की प्रवृत्ति दिखाई देगी निकट भविष्य में या अभी भी देख रहे हैं? तो यहाँ पे आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति नहीं होगा, हिप्नोटिज्म वाली नहीं होगी, यहाँ पे नार्सिज्म वाली प्रवृत्ति है। नार्सिज्म का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को श्रेष्ठ ऐसे व्यक्ति जो अपने आप हर चीज को अपने नजरिए से देखते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अपने नजरिए से चीजों को देखते हैं, अपने से बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है, अपने से प्रेम जो करता है उसे कहते हैं नार्सिज्म। ठीक है, अपने से प्रेम करना, बड़ा प्रेम है अपने शरीर से, अपने रूप रंग, अपने चाल ढाल, अपने ज्ञान, इन सब चीजों का जो प्रेम होता है उसे कहते हैं नार्सिज्म। यहां पे बात समझ गए? आत्म केंद्रित प्रवृत्ति में क्या होता है? यहाँ पे आत्म केंद्रित मतलब सेल्फ सेंटर्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चा हर चीज को अपने नजरिए से देखता है। बहुत छोटे उम्र में जब बच्चे होते हैं ना, 2 3 4 साल के बच्चे होते हैं, वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, मैं का भाव अधिक होता है। यहाँ पे मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं, बस हर चीज को। अहंकारी क्या होता है, अपने आप को श्रेष्ठ मानता है दूसरों के मुकाबले, दूसरों से अपने आप को बेहतर मानता है, अहंकार में डूबा रहता है, मैं बहुत बेहतर हूं, तू गरीब आदमी, तू छोटा आदमी, तू नीच आदमी, तू जात का छोटा, मैं पैसे का बहुत बड़ा, ऐसे सब चीजें भाव होती, वो अहंकार की भावना होती है ना। इस टाइप के व्यक्ति जो है आमतौर पे मूर्ख प्रवृत्ति के हो सकते हैं। हिप्नोटिज्म वाली प्रवृत्ति में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, किसी के द्वारा प्रभावित हो पाना, है ना, हिप्नोटाइज हो जाना। कि मान लो मैं यार, ये व्यक्ति सम्मोहित हो गया है इस व्यक्ति के, मतलब किसी को प्रभावित करने की एक विधि है। आप उसको अपनी बातों में प्रभावित कर लीजिए। कई बार होता है ना, अब जैसे आज के देश में मोदी 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 कर रहे हैं, तो हिप्नोटाइज वाला ही मामला है। पूरा देश मोदी में हो रखा है, भले ही उसने बिल्कुल दिमाग वो खराब कर रखा हो, है ना, लेकिन आदमी इसी के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो ये हिप्नोटिज्म वाली प्रवृत्ति होगी, है ना। ठीक है, चलिए, मोदी प्रेम मत दिखाना भाई साहब प्लीज, है ना। ऐसा ना हो जाए कि कोई लोग कहें कि मोदी 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 यहाँ पे, ऐसा मत करना। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम निकालना है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ज्यादा प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अब ये प्रयास और भूल सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका संबंध है थॉर्नडाइक से। थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था वो सीखने का नियम दिया था। इस चीज को ध्यान रखना, इन्होंने सीखने का नियम दिया था, इन्होंने सीखने के कुछ तरीके बताए थे जिससे बेहतर तरीके से सीखा जा सकता है। वो 3 नियम थे। एक तो पहला था अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। ठीक, ये तीनों अच्छे से पता होना चाहिए। प्रभाव अभ्यास का नियम में क्या होता है, निरंतर प्रयास और भूल इसी के अंतर्गत आता है। प्रभाव के अभ्यास के नियम के अंदर मतलब डेली निरंतर आप अभ्यास करिए, प्रयास करिए, अभ्यास करिए, प्रयास करिए, फिर प्रयास करिए, फिर गलतियां होंगी। तो ट्रायल एंड एरर बेस्ड आधारित होता है। एक वक्त ऐसा आएगा कि अनगिनत प्रयास के बाद आप जो भी कार्य सीखना चाहते हैं उस कार्य में आप निपुण हो जाएंगे। प्रभाव का नियम क्या होता है कि किसी चीज के प्रभाव में आकर के अपने सीखने की क्षमता को बढ़ा देना। कोई प्रतियोगिता जीतने के चक्कर में हो, कोई पैसा पाने के चक्कर में हो, कोई एग्जाम निकालने के चक्कर में कि मुझे एग्जाम निकालना बहुत जरूरी है, शादी होगी तभी तो,
मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाएगी, इस तरीके के प्रभाव में आकर के अपने सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ा देना और एग्ज़ाम आप निकाल लेना। तत्परता, भैया मुझे तो निकालना ही निकालना है, ये मेरा इंटरेस्ट है, मुझे एग्ज़ाम ने भाई कई कई लोग होते हैं बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं अपने एग्ज़ाम निकालने को लेकर के, अपनी पढ़ाई को लेकर के। तो तत्परता मतलब किसी चीज़ में इंटरेस्ट दिखा करके, रुचि दिखा करके आप सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ा सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, ठीक है? वैयक्तिक भिन्नता का क्या मूल अर्थ होता है? तो वैयक्तिक भिन्नता का मतलब क्या है यहाँ पे? तो 2 व्यक्तियों की शारीरिक भिन्नता होना या फिर 2 व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। आंसर हो गया वैयक्तिक भिन्नता, जैसे कि व्यक्तिगत भिन्नता। 2 व्यक्ति चाहे वो शारीरिक हो या चाहे वो मानसिक हो, इमोशनल हो, किसी भी रूप में समान नहीं हो सकते, बौद्धिकता के क्षेत्र में भी समान नहीं हो सकते। यही इसका मूल अर्थ होता है। और ये किस चीज़ के कारण होता है? व्यक्तिगत भिन्नता जो है हमको देखने को मिलती है हेरेडिटी और एनवायरनमेंट की परस्पर क्रिया का ही परिणाम होता है, ठीक है? ये बात समझ गए? चलिए, कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षिकाओं को किस प्रकार से निपटना चाहिए? तो भैया कक्षा में जो बच्चे असफल हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कक्षाओं में छात्रों की असफलता मतलब एक बच्चा नहीं हो रहा है, कई बच्चे हो रहे हैं असफल। यहाँ पे टीचरों को किस प्रकार से निपटना चाहिए? तो भैया अगर एक क्लास में 10 बच्चा फेल हो जा रहा है 40 बच्चों में से, तो एक समझना होगा कि टीचर के पढ़ाने की शैली में ही कहीं कोई ना कोई कमी है। मतलब कुछ बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं वो तो समझ ले रहे हैं, लेकिन कुछ सामान्य या सामान्य से निचले स्तर के आईक्यू के बच्चे हैं, पढ़ने में कमजोर बच्चे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है। तो जरूरत है कि अपनी खुद की जो है शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक रूप से परीक्षण करके देख ले, है ना, और उसको फिर चेंज करें। तो आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन ए। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन क्यों करता है? तो देखिए शैक्षिक विकास में अगर हम मूल्यांकन करेंगे तो इससे क्या अर्थ होगा? ये इसका मूल अर्थ है कि बच्चों की प्रगति का आकलन मूल उद्देश्य होता है। आंसर हो गया 18वें का ए। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में टीचर की क्या भूमिका होती है? तो वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति के परस्पर अंतःक्रिया को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है बच्चे के डेवलपमेंट में। ये बात तो आपको दिमाग में अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, ये शिक्षक की भूमिका होती है, या फिर आलंबन के माध्यम से। यहाँ पे देखिए आलंबन, आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। तो आलंबन का मतलब होता है मेल जोड़, है ना, मेल कराना। तो आलंबन क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे टीचर और छात्र के बीच में आलंबन होगा, ठीक है। छात्र और छात्रों के बीच में आलंबन होगा, भाई छात्र और छात्र भी तो क्वेश्चंस पूछेंगे एक दूसरे से और एक दूसरे को सिखाने में मदद करेंगे। कुछ ग्रुप्स में जो है बटेंगे, उसमें सिखाने में मदद करेंगे। तो यहाँ पे मूल अर्थ है कि बच्चा सामाजिक आलंबन में क्या होता है, सामाजिक रूप से सीखेगा, एक तो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा, सामाजिक रूप से सीखेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। आई गेस मुझे लगता है ये आप क्वेश्चन आप बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आप लोग प्लीज कमेंट जरूर करिएगा कि आपको पेपर कैसा लग रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, और कितने लोग हैं जो सीटेट पहली बार देने जा रहे हैं, सीटेट का एग्जाम फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम वाले कौन कौन लोग हैं ये आप कमेंट करिएगा, ठीक है। टाइम, चलिए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 का उद्धरण निम्नलिखित में से किससे हुआ है? तो देखिए जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, ये जो इसका शुरुआती जो पेज होता है जो तैयार किया गया होगा ना, एक पूरा एक बुक होगी सर गवर्नमेंट के पास होगी, उसी के आधार बना करके जो है पूरा स्किल्स जो डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसका जो पहला जो उद्घाटन वाली लाइन होगी, एक तरीके से समझ लीजिए, वह सभ्यता और प्रगति। याद रखना, सभ्यता और प्रगति। ये लाइन किससे जुड़ी होती है? तो ये लाइन किससे जुड़ी है? रविंद्र नाथ टैगोर की जो है एक निबंध था, उसकी जो पहली लाइन थी उससे ली गई है, ठीक है। सभ्यता और प्रगति याद रखिएगा, रटने वाली चीज है, ठीक है। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होते हैं? बहिर्मुखी मतलब जो सब कुछ मुंह से बाहर निकाल देते, अंतर्मुखी जो अपने अंदर दबाए रहते। तो ये इन दोनों के बीच में विशेषताओं की बात हो रही है। तो मजबूत भावनाएं, पसंदगी और नापसंदगी,
इनमें भिन्न होते हैं 21वें का, या फिर मन ही मन परेशान कर होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। तो यहाँ पे जो बहिर्मुखी विद्यार्थी होता है अंतर्मुखी विद्यार्थी से वो इस रूप में भावनाओं के रूप में अलग होता है कि वो अपने जो है भावनाओं को बाहर निकाल देता है। मैंने कहा ना, वो इमोशंस को कह सकता है, इमोशंस को शेयर कर सकता है। लेकिन अंतर्मुखी क्या होता है, ये इमोशंस को शेयर नहीं करते, ये लिखने चुपचाप अपना कोने में बैठ करके आंसू बहाएंगे और या तो लिखेंगे, अपनी बात लिखते रहेंगे, है ना। तो वही चीज अंतर्मुखी जो अपने अंदर रखे सारी बातों को, ठीक है। और इससे क्या होता है, मन ही मन ये दुखी होते रहते हैं, अंदर अंदर चिढ़ते रहते हैं, खिटखिटाते रहते हैं। इस तरीके की भावनाएं जो है बच्चे के अंदर डेवलप होने लगती है, ठीक है। इसलिए बच्चों को बहिर्मुखी बनाना चाहिए। तो बहिर्मुखी कैसे बनाओगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सामाजिक जो है आचरण पे जो है कोशिश करें, लोगों के साथ खेलने कूदने दें, उनके साथ उठने बैठने दें, है ना। तो ये इससे फायदा होता है, ठीक है। एक अच्छा विद्यालय वो है जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर जोर देता है, या प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करे, वह बिना एक दूसरे के सहयोग से व्यक्तिगत रूप से सीखे, जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझे और कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील और प्रेरणास्पद बनाए। तो देखिए, एक अच्छा विद्यालय वही है जो सामाजिक जो जो स्तरीकरण है, जो समाज में जो लेवल बना हुआ है कि उच्च नीच और इन सबका, तो इसके स्तर को समझे कि कोई ऊंचा नीचा इस तरीके के भेद ना करे, मतलब यहाँ पे कहने का है। और एक अच्छा वातावरण स्कूल में बनाए और लोगों के लिए प्रेरणास्पद जो है माहौल तैयार करे, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे सी सही जवाब होगा। शिवम क्या करता है कि खिलौने तोड़ता है और उसके खिलौने के जो जो अवयव हैं, है ना, उनको ध्यान से देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। तो टीचर के रूप में आप क्या करेंगे, तो उसे डांटेंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। माता पिता से शिकायत करेंगे, नहीं। उसे समझाएंगे कि खिलौने को तोड़ने से नुकसान होता है और ये रखेंगे। उसकी जिज्ञासा का जो है सम्मान करते हुए उसको ऐसा जो है समझ, आप उसकी पहले जिज्ञासा को समझेंगे कि वो तोड़ क्यों रहा है, क्या रीजन है ना। उसे वस्तुओं की संरचना कार्य प्रणाली को देखने और छूने समझने का अवसर प्रदान करेंगे। आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक। बाल मनोविज्ञान यह मानता है कि संज्ञान और भाव डॉट डॉट होते हैं। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, संज्ञान, इमोशन, भाव, है ना। संज्ञान और जो भाव होते हैं वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, ठीक है। तो संज्ञान का मतलब होता है यहाँ पे कॉग्निटिव, ठीक, कॉग्निटिव। और भाव का मतलब होता है यहाँ पे इमोशंस का है। तो देखिए, एक दूसरे से संबंधित है। अगर आप ज़्यादा इमोशनल होंगे तो आपका जो है संज्ञान प्रभावित होगा, मतलब सोचने और समझने की क्षमता थोड़ा सा आप गलत जो है चले जाएंगे। जैसे अत्यधिक प्रेम में डिसाइड करना कि जो है उस समय तो एकदम से प्रेम में पागल हुए जा रहे हो और एकदम से जो है तो आशिक बने घूम रहे हो और नस काट के बैठ गए, तो इस तरीके के विचार नहीं आते। तो जब ज़्यादा इमोशंस होगा तो आपकी सोचने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, गिर जाती है, आप सही से निर्णय नहीं ले पाते। चाहे वो किसी, अब इमोशंस कोई भी हो, चाहे वो डर का इमोशन हो, चाहे वो प्रेम का हो, क्रोध का हो। तो प्रेम, क्रोध, ये सारे के सारे जितने इमोशंस हैं, 8 से 9 प्रकार के इमोशंस बताए गए हैं, वो सभी इमोशंस कहीं ना कहीं व्यक्ति के जो संज्ञानात्मक जो है बौद्धिक जो है क्षमता होती है उसको प्रभावित करते हैं, और ये एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, ठीक है। चलिए, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डॉट डॉट सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पे सीखने का वो सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, अवलोकन पर आधारित है, मतलब देख कर सीखने पर आधारित है, तो इसे हम व्यवहारवादी सिद्धांत कहेंगे। विकासवादी सिद्धांत में शारीरिक, मानसिक, इस तरीके के विकास की बात होती है। रचनावादी में क्या होता है, चीजें जो है करके सीखता है, चीजें स्वयं से करके जो है प्रभावित होता है चीजों को। यहाँ पे बात समझ गए, ठीक है। अनुभव से मतलब ज्ञान का निर्माण करता है। संज्ञानवादी में क्या होता है, मानसिक प्रक्रियाओं का जो है परिणाम होता है। यहाँ पे व्यवहारवादी में क्या होता है, वो दूसरों के व्यवहार को देखता है और उसी की नकल करके वो चीजों को सीखता है, ठीक है। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। तो यहाँ पे एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, होमवर्क देना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य देना, सिखाने के वाले के द्वारा जो है सिखाने वाले, इस तरीके से है। या फिर विद्यार्थियों को कुछ ये छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो
तो आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे 26 का डी। ठीक है। छात्रों के बच्चों के बीच जो है संवाद को प्रोत्साहित करना और पाड़ प्रदान करना। पाड़ का मतलब होता है एक टेम्परेरी हेल्प करना, टेम्परेरी हेल्प होता है। ठीक है, टेम्परेरी हेल्प प्रदान करना, ये किसका उदाहरण है? तो संवाद के बीच में, संवाद एक दूसरे के मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट करो, इसकी बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से बात करो, है ना, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अपनी प्रॉब्लम्स बताओ एक दूसरे से, तुम इसकी प्रॉब्लम सुनो और इसकी समस्याओं का सॉल्व करने का प्रयास करो। ऐसे एक्टिविटी छोटी छोटी करा सकते हो कि जैसे ABCD किसी को नहीं आता एक छोटे बच्चे को, और दूसरे बच्चे को उसी पैरेलल में उसी क्लास के बच्चे को, मतलब LKG की बात कर रहा हूँ, और उसको कंप्लीट ABCD अच्छे तरीके से आती, तो आप उससे कह सकते हो कि बेटा तुम इसको जो है ABCD सिखाओ, है ना। तो ये संवाद को यहाँ पे प्रोत्साहित किया जा रहा है, और टेम्परेरी हेल्प करो पाड़ को। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है, इसको हम नाम देंगे सकारात्मक पुनर्वलन। ऑप्शन है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेलना चाहिए? बच्चों को विद्यालय में क्यों खेलना चाहिए भाई? तो शरीर इससे मजबूत बनेगा, या फिर शिक्षकों का काम आसान बनेगा, समय बिताने में सहायक होगा, या यह सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो जो खेल जो क्रिया होती है, ये बच्चे के अंदर एक तो सामाजिकता, है ना, सामाजिकता की भावना डेवलप होती है। एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना सीखेंगे तो एक दूसरे का सम्मान भी करेंगे ऑब्वियसली। ना वहाँ पे जाति आएगी, ना वहाँ पे धर्म आएगा, ना वहाँ पे ऊंच नीच आएगा, ये सारी चीज़ें वहाँ से हट जाएंगी, और धीरे 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 एक ये विचार ही हट जाएंगे उसके दिमाग से। तो इस तरीके की भावनाएं होती हैं खेल की भावना से। ठीक है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 4 चरण अच्छे तरीके से रटा होना चाहिए। वो 4 कौन सा है? तो पहला जो चरण है इंद्रिय गामक अवस्था, दूसरा चरण है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा चरण है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा चरण है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस तरीके से जो उत्तर संक्रियात्मक अवस्था है, ये जो है ये किससे संबंधित है? तो ये जो है चरण है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का जो है आखिरी तीसरा चरण है। ठीक है, ये बात समझ गए? चलिए, बच्चों के सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे अधिक उच्च माना गया है? तो यहाँ पे बच्चे के सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे अधिक, तो बच्चा जो है जब रुचि के आधार पर सोचता है, सबसे उच्च माना गया है। देखिए, सोचने को सबसे उच्च माना गया है, तो यहाँ पे तर्क के आधार पर सोचने को सबसे उच्च मानेंगे। ठीक है, तर्क या अमूर्त के आधार पर या मूर्त के आधार पर, कुछ भी यहाँ पे शब्द दिया जा सकता है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरीके से आज का हमारा यहाँ पे जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप लोग कल नेक्स्ट जो है वीडियो मुझसे किस जो है टॉपिक पर चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट टॉपिक जल्द ही आपको कोहलबर्ग और वाइगोस्की, इन थॉर्नडाइक, इन सभी टॉपिक्स को कवर करूंगा। वहाँ पे EVS में मैं आपको जानवर, एनिमल्स, पक्षी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो आपको ये कंप्लीट जो है आपका जो है नोट्स जो है तैयार होता जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।